दोस्तों, आइए लोकतंत्र पर कुछ चर्चा करें। कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता की हुकूमत होती है, लेकिन क्या यही लोकतंत्र की असलियत है? यह सही है कि लोकतंत्र में सत्ता पाने के लिए जनता का समर्थन आवश्यक होता है, लेकिन उसके लिए जरूरी होता है कि पूंजी की बड़ी ताकतें भी आपका समर्थन करें, साथ में नौकरशाही का एक बड़ा हिस्सा भी साथ में आए, तब कहीं जाकर सत्ता का समीकरण पूरा बनता है। बिना इस समीकरण को देखे हुए, इसकी समीक्षा किए हुए राजनीतिक परिस्थिति का जो भी आकलन होता है वो गलत साबित होता है। अगर आपको इसी समीकरण की रोशनी में लोकतांत्रिक राजनीति की हकीकत को जानना समझना है तो नई परख चैनल देखिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ जुड़िए। धन्यवाद। नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हम रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे देश की राजनीति के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। अभय सर नमस्कार। आज इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई शरद पवार के यहाँ, जिसमें उन्होंने कुछ कार्यक्रम तो तय किए। उन्होंने ये तय किया कि शायद अक्टूबर के पहले हफ्ते से वो रैलियों की शुरुआत करेंगे और भोपाल में वो रैली होगी। तो ऐसा लग रहा है कि वो अपने गठबंधन के ताने-बाने को थोड़ा, जिसको आप कहते हैं कील काटे दुरुस्त करना, उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये वो थोड़ी धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं या फिर वो सही दिशा में हैं? देखिए, वो काफी धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं और इसका कारण समझ में आता है। विपक्ष की एकता एक काफी मुश्किल काम है। अभी तक तो इसकी कोई संभावना ही नहीं दिखती थी। न विपक्षी पार्टियों को दिखती थी, न हम लोगों को दिखती थी और न ही भारतीय जनता पार्टी को दिखती थी। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा था कि एक अकेला और बाकी सब, क्योंकि उन्हें यकीन था कि ये लोग आपस में कभी जुड़कर एक नहीं होंगे। अब वो चूंकि एकजुट हो गए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी एकता में कोई दरार न पड़े, और अभी तक वो अपनी इस कोशिश में कामयाब है। भारतीय जनता पार्टी ने हर तरह की युक्ति अपना ली है, इसके बावजूद वो आईएनडीआईए की एकता तोड़ पाने में नाकाम रही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सुस्त रफ्तार है, इसको ठीक मानते हुए भी मेरी ये इच्छा है और मेरी ये सोच है कि आईएनडीआईए मोर्चे को सबसे पहले अपना न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना लेना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रवक्ताओं को नियुक्त कर देना चाहिए। पार्टियों के प्रवक्ता अलग होंगे, लेकिन आईएनडीए के प्रवक्ता कुछ होने चाहिए जो आईएनडीआईए का रुख जनता के सामने विभिन्न मुद्दों पर साफ कर सकें। अगर न्यूनतम साझा कार्यक्रम होगा, जो कि बनाना बहुत आसान है, इसके लिए 9-10 मुद्दे उन लोगों ने खोज लिए हैं। उन्हीं 9-10 मुद्दों पर सारी पार्टियां एक मत हैं और एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाया जा सकता है। कुछ एक कमेटी बनाई जाए साझा कार्यक्रम बनाने वाली, वो कमेटी एक ड्राफ्ट तैयार करे, उस ड्राफ्ट में मीटिंग में एक सहमति बन जाएगी और प्रवक्ताओं का एक दल होना चाहिए। 4, 5, 7, 8 प्रवक्ता होने चाहिए जो कि समय समय पर टीवी स्टेशनों पर जाकर या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात को स्पष्ट कर सकें। मसलन बार बार विवाद पैदा होते हैं, ऐसे कि सनातन वाला विवाद, जो कि द्रमुक राजनीति द्वारा पैदा किया हुआ विवाद है। मेरा मानना है अगर इनके पास न्यूनतम साझा कार्यक्रम होता और इनके पास आधिकारिक प्रवक्ता होते तो ये इस विवाद से बहुत आसानी से निपट सकते थे, और इससे भाजपा को जो मौका मिला है और आईएनडीआईए को जो थोड़ा बहुत राजनीतिक नुकसान हुआ है, ये भी नहीं होता। आराम से कहा जा सकता था कि भाई द्रमुक की हमारे साथ एकता हर प्रश्न पे नहीं है, हमारा मोर्चा है, एक पार्टी नहीं है। अब ये देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने एक बड़ा अच्छा वक्तव्य दिया है। उन्होंने कहा है कि हर बात पे यूनानिमिटी हो, ये मोर्चे के लिए जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे होंगे जिनमें दरअसल मोर्चे के लिए वो विचारणीय मुद्दे भी नहीं होंगे। ये मोर्चा है, एक पार्टी नहीं है। 1970 में जो बना था वो जनता पार्टी थी। वो सारी पार्टियां विलय कर गई थी, एक पार्टी बनी थी। यहाँ सारी पार्टियों ने विलय नहीं किया है। सारी पार्टियों का अलग अलग अस्तित्व है, उनकी अलग अलग विचारधाराएं हैं, उनका अलग अलग राजनीतिक कार्यक्रम है। वो लोकसभा चुनाव के लिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, वो लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने अपनी एकता बनाई है। ये जो पूरा टीवी के ऊपर कलाबाजी खाई जाती है कि उनकी विधानसभा में एकता क्यों नहीं है, फिर अगर पंचायत चुनाव होगा तो कहेंगे पंचायत चुनाव में एकता क्यों नहीं है। ये बिल्कुल बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष को समर्थन देने के लिए और भाजपा की तरफ से दिखाने के लिए कि विपक्ष की एकता कमजोर है, इस प्रकार की कलाबाजियां खाई जाती हैं। इन तर्कों में कोई दम नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि अगर आज जो दिल्ली में बैठक हुई है, उस बैठक में अगर न्यूनतम साझा कार्यक्रम के बारे में भी चर्चा हो जाती, प्रवक्ताओं की नियुक्ति वगैरह हो जाती, इनके लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये काफी आसान काम है। मुझे लगता है कि उनकी प्राथमिकता सूची में इसका स्थान नीचे है। अभी कुछ पत्रकारों ने ये बताया है कि जब उदयनिधि स्टालिन ने वहां पर वक्तव्य दिया तो राहुल गांधी ने
उन लोगों से कहा, द्रमुक से, स्टालिन वगैरह से कहा कि भाई इसको टोन डाउन किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद वहां वो बढ़ता ही चला जा रहा है, एक के बाद एक और भी ज्यादा उग्र वक्तव्य दिए जा रहे हैं। ए राजा ने वक्तव्य दिया, फिर वहां के एक मंत्री ने और भी वक्तव्य दे दिया। फिर जो द्रमुक की अंदरूनी राजनीति है, इसमें ए राजा का दावा यह है कि वो दरअसल तमिलनाडु के पहले दलित मुख्यमंत्री उनको बनाना चाहिए, तो उनकी अपनी दावेदारियां हैं। उसके बाद में उदयनिधि स्टालिन अकेले ना पड़ जाएं, और इसलिए बाकी लोग जोरदारी से और ज्यादा समर्थन में उनके आ रहे हैं। एक ये भी बात कही जा रही है कि उदयनिधि स्टालिन तो अपने भाषण में ये बात नहीं बोलना चाहते थे, पीछे से एक सीपीआईएम के एमपी ने उठ के उनको कुछ कागज दे दिए, उन कागजों को पढ़ के उन्होंने ये बात बोल दी, यानी ये बात कुछ गलती से बोल दी, और एक बात बोल दी गई तो उसके बाद फिर उसका समर्थन करना जरूरी हो गया। इस प्रकार की बातें भी कही जा रही हैं। तो ये सब बातें तमिलनाडु की अपनी राजनीति के हिसाब से ठीक हो सकती हैं, लेकिन आईएनडीआईए की राजनीति के लिहाज से ये नुकसानदेह बातें हैं। फिर जब वहां पे ये बात हुई थी, जगदानंद सिंह ने जोश में आगे एक वक्तव्य दे दिया, तो उधर स्वामी प्रसाद मौर्य लंबे अरसे से इस प्रकार के इससे जुड़े हुए वक्तव्यों को दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु की राजनीति में भाजपा को कुछ मिलना जुलना है नहीं। भाजपा को क्या मिलना है तमिलनाडु की राजनीति में? हो सकता है कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ उसे वोट मिल जाए, इसके अलावा तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। हाँ, अगर अन्ना द्रमुक के साथ उनका समझौता हुआ तो फिर अन्ना द्रमुक से समझौता करके लड़ेंगे, कुछ 3-4 सीटें मिलेंगी और उनकी ऊपर उनकी कुछ दावेदारी बनेगी तमिलनाडु में। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति भाजपा का निशाना नहीं है। भाजपा का निशाना बिहार की राजनीति है, भाजपा का निशाना उत्तर प्रदेश की राजनीति है। अगर उत्तर प्रदेश और बिहार से उदयनिधि स्टालिन जैसे बयान न उभरते तो ये इंडिया गठबंधन के लिए बेहतर होता। जब इसलिए इंडिया गठबंधन को चाहिए कि वो ये समझे कि भाजपा का निशाना कहां पर है और वो ऐसी कौन सी युक्तियां बना सकते हैं, ऐसी संरचना किस प्रकार बना सकते हैं जिससे वो इस तरह के हमले से अपना नुकसान न्यूनतम कर सकें। इंडिया गठबंधन के सामने तो एक बड़ी चुनौती ये भी है कि वो सीटों का तालमेल कैसे करेंगे। तो आपके हिसाब से वो राज्य जहाँ पर एक टकराव दिखता है, जैसे केरल, जैसे पश्चिम बंगाल या फिर दिल्ली और पंजाब, तो ज्यादा वहां पर आखिर वो समाधान कैसे निकाल सकते हैं, या फिर एक टकराव तो होना ही है? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूं कि टकराव होना ही है, मुश्किल जरूर है। मसलन आम आदमी पार्टी के साथ उन्हें 3 राज्यों में करना है। उन्हें पंजाब में, दिल्ली में और गुजरात में उससे समझौता करना है, और तीनों राज्यों का समझौता एक पैकेज के रूप में होगा। ये नहीं हो सकता कि आप एक राज्य में समझौता कर लें और दूसरे राज्य में ना करें। तो तीनों राज्यों में बैठ के बातचीत होगी, तो एक पैकेज में समझौता हो सकता है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, या पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए कितनी सीटें छोड़ेगी, या दिल्ली में दोनों में सीटों का बंटवारा किस तरीके से होगा। तो एक पैकेज के रूप में जब वो लोग आपस में चर्चा करेंगे तो मुझे पक्का यकीन है कि दोनों किसी न किसी सकारात्मक बिंदु तक पहुंचेंगे। ये इस आधार पे मैं कह रहा हूं कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़े तो नतीजा ठीक वही होगा जो 2019 में हुआ था। अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़े तो नतीजा ठीक वही होगा जो 2019 में हुआ था। पंजाब में जरूर है कि दोनों अलग अलग लड़े तो दोनों कुछ अलग अलग सीटें जीत सकते हैं, क्योंकि अकाली दल की हालत खस्ता है और भाजपा की कोई खास दावेदारी नहीं है। लेकिन अगर भाजपा और अकाली दल में कोई समझौता हो गया, सीटों का तालमेल हो गया, तो फिर वो लोग थोड़ी मजबूत होकर लड़ेंगे। उसके लिए इन दोनों को भी एकता वहां पर करनी पड़ेगी। मेरा तो मानना यह है कि अगर ये दोनों एकता कर लेंगे तो पंजाब की सारी सीटें निर्विवाद रूप से जीत जाएंगे। दिल्ली में एकता कर लेंगे तो भाजपा की सीटें या तो 4 रह जाएंगी या 3 रह जाएंगी, बाकी सीटें ये जीत सकते हैं। और गुजरात में भी कम से कम वो सभी सीटों पर नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को करारी टक्कर दे पाएंगे। एक सम्मानजनक चुनाव वहां पर होगा, बिल्कुल एक तरफा चुनाव नहीं होगा। ऐसा कि 2014 में भी एक तरफा चुनाव हुआ था, अभी विधानसभा में भी लगता है एक तरफा चुनाव हुआ, और लोकसभा में भी 2019 में एक तरफा चुनाव हुआ। तो ये दोनों पार्टियां जानती हैं कि ये गठजोड़ करना उन दोनों के लिए लोकसभा चुनाव की दृष्टि से बहुत अनिवार्य है। इसलिए मेरा मानना यह है कि 3 राज्यों में इनके बीच में इनके साथ गठजोड़ हो सकता है। जहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस की ताकत कांग्रेस के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है। सीपीएम के मुकाबले भी उसकी ताकत बहुत ही ज्यादा है। और वहां पे तो ये भी माना जा रहा है कि अगर सीपीएम अलग चुनाव लड़ेगी तो हो सकता है कि तृणमूल कांग्रेस को ज्यादा फायदा हो, बजाय इसके कि ये लोग सब एकजुट होकर चुनाव लड़ें।
तो हर प्रदेश में अलग अलग स्थितियां हैं। अगर ये लोग सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और उनके बीच में सीधा मुकाबला हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, तो वोटों का कुछ ध्रुवीकरण हो सकता है। लेकिन अगर तृणमूल कांग्रेस तो अपने वोट पूरे के पूरे ले ही आएगी। अगर जो तृणमूल कांग्रेस विरोधी वोट है वो भाजपा के खाते में पूरा का पूरा चला जाए, इससे बेहतर है कि वो थोड़ा सा इधर उधर बिखर जाए। तो पश्चिम बंगाल में तो जरूरी भी नहीं है कि इस तरह की एकता हो। इसी तरीके से हर प्रदेश के लिए अलग अलग नीति अख्तियार करनी पड़ेगी। अभी जो प्रधानमंत्री मोदी G20 की सफलता का जश्न मना रहे हैं, जब हम लोग बात करें तभी वो भाजपा कार्यालय में जश्न चल रहा है और चंद्रयान को वो अपनी कामयाबी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। शायद सरकार के नेतृत्वकर्ता के रूप में उनको ये हक भी है। तो इस तरह का जो एक फील गुड का नैरेटिव नरेंद्र मोदी अपने आसपास बुन रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन के पास कोई ऐसी रणनीतिक चाल है जिससे वो इसका मुकाबला कर पाए? देखिए, नरेंद्र मोदी के हाथ में अगर आप ताश खेलते हो तो आपको पता होगा कि तुरुप के इक्के का बड़ा महत्व होता है। यानी तुरुपों का ही महत्व होता है। जो तुरुप होती है वो दूसरे दूसरे जो गैर तुरुप है उसके इक्के को भी काट देती है। नरेंद्र मोदी के हाथ में इस वक्त जो ताश है, ये उनकी जो बाजी है, उनमें उनके पास बहुत सी तुरुपें हैं। चंद्रयान उसमें से एक तुरुप है, G20 की सफलता दूसरी तुरुप है, राम मंदिर का निर्माण तीसरी तुरुप है। उसके बाद में फिर ये जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का दावा है, ये भी एक तुरुप है। उसके बाद में बहुत सारा उन्होंने लाभार्थियों का बड़ा संसार बनाया है, ये भी एक तुरुप है। तो नरेंद्र मोदी के पास बहुत सारी तुरुपें हैं और वो उन तुरुपों को अपनी योजना के हिसाब से चलते रहेंगे। विपक्ष के पास कौन सी तुरुप है? विपक्ष के पास एक ही तुरुप है बस, जो सारी तुरुपों का जवाब है। वो है विपक्ष की एकता, जो 2004 और 2019 के मुकाबले पूरी राजनीतिक परिस्थिति को भिन्न बना देती है। वो एकता महत्वपूर्ण है। विपक्ष को उस एकता को कायम रखना है और उस एकता को न केवल फोटो अपॉर्चुनिटी के तौर पर कायम रखना है, बल्कि हर राज्य में उस एकता को राजनीतिक रूप से अभिव्यक्त करना है। जैसे कि अब उसमें यहां सबसे बड़ी समस्या है, उत्तर प्रदेश में ये काम आप कैसे करेंगे? उत्तर प्रदेश जहां पे 80 सीटें हैं, वहां पे ये काम कैसे करेंगे? भाजपा ने पहले 73 सीटें जीती थी 2014 में। उसके बाद एक समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के बीच में एकता हुई तो वो सीटें घट के 63 रह गई। यानी 10 सीटों का भाजपा को वहां पे नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश में। उस गठजोड़ के कारण, जो कि वास्तव में विफल था, कोई खास तीर नहीं मार पाया। तो खास तीर ना मारने की सूरत में भी उसने भाजपा से 10 सीटें छीन ली। मैं बता रहा हूं एकता का नतीजा क्या होता है। यानी नाकाम एकता ने भी भाजपा को नुकसान पहुंचा दिया, वरना फिर 73 जीतते भाजपा या 75 तक जीत सकते थे। तो अब आप कल्पना कीजिए कि बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में फिर से एकता हो जाती है और पृष्ठभूमि में INDA का मोर्चा भी रहता है और विपक्ष के विकल्प का एक नैरेटिव भी रहता है। तो ऐसी हालत में हो सकता है कि वो 25, 30, 40 सीटें भी भाजपा से छीन ले। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी 63 सीटों का जो आंकड़ा है उसको भी बढ़ा के ले आएगी। तो ये उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी चुनौती है INDIA के लिए। इसलिए नहीं कि INDIA के घटकों में एकता होगी नहीं होगी, इसलिए कि वहां पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव को सीधा करने की बजाय त्रिकोणात्मक कर देगी, जिससे भारतीय जनता पार्टी विरोधी वोट जो है वो बिखर जाएंगे। और INDIA का मकसद ही है कि जो भाजपा विरोधी वोट है उसको अधिकतम उसका ध्रुवीकरण करे। अब जैसे कि पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में TMC ही काफी है उस ध्रुवीकरण को करने के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी काफी नहीं है उस ध्रुवीकरण को करने के लिए। वहां उसे बसपा की और कांग्रेस की मदद चाहिए। तो हर राज्य की परिस्थिति में फर्क है और उसी के हिसाब से वहां पर विपक्षी एकता की रणनीति बनेगी। एक चीज चूंकि हमने नरेंद्र मोदी जी की बात की और G20 की सफलता की भी, तो यहाँ पर जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, वो शायद संवाददाता सम्मेलन, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, लेकिन मोदी जी ने नहीं करने दिया। तो जब वो वियतनाम गए तो वहाँ पर जब उन्होंने पत्रकारों से बात की तो कुछ तीखी टिप्पणियां भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों, नागरिक स्वतंत्रताओं को लेकर की, कि उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन मीडिया से बातें गायब रही। तो इस तरह की टिप्पणी को हम कैसे देख सकते हैं? देखिए, जब नरेंद्र मोदी अभी अमेरिका गए थे उस वक्त भी बाइडेन ने नरेंद्र मोदी से जो बातचीत हुई थी उसमें ये बातें कही थी और ये बातें निकल के आई भी, लेकिन जाहिर है कि इन बातों को प्रमुखता नहीं प्राप्त हुई।
ओबामा ने तो अलग से बयान देकर ही इन बातों को प्रमुखता प्राप्त कर दी थी। वहां पर सांसदों का एक बड़ा हिस्सा बाइडेन से मिला था मोदी के दौरे के पहले, और कहा था कि इन मुद्दों को उठाना जरूरी है। तो उनका सम्मान करते हुए बाइडेन ने इन प्रश्नों को मोदी के सामने उठाया था। उसी की प्रतिक्रिया में मोदी ने जो भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने कहा था कि हम तो लोकतंत्र की हमारा तो आदिकाल से लोकतंत्र है और हम सबकी रक्षा, सारी विविधता का सम्मान करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, धर्मों का सम्मान करते हैं। ये सब जो मोदी जी को कहना पड़ा, वो इसी की प्रतिक्रिया में था कि बाइडेन ने उनके सामने सवाल उठाए थे। ओबामा ने जो कह दिया था और अमेरिकी सांसदों ने जो कहा था, तो बात तो असर करती है। आप भारतीय मीडिया कितना भी इसको छुपा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन ये बात तो है ही। अब जो बाइडेन ने यहां नहीं कहा कि यहाँ G20 के मेहमान थे, वो बात वहां पे उन्होंने कही। मैं नहीं मानता अगर बाइडेन यहाँ पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते तो कोई मोदी उनको रोक सकते थे। बाइडेन अगर अमेरिकी दूतावास कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहे तो मोदी उसको रोक तो ना सकते हैं। कोई नहीं रोक सकता है बाइडेन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से। तो वो तो मुझे नहीं लगता कि ये बात जिस तरह कही जा रही है वैसी होगी। मोदी किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को नहीं रोक सकते कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष कहता है कि हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अगर भारत सरकार रोकती है उसको, तो वो दूतावास के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। दूतावास तो उस देश का ही हिस्सा माना जाता है। भारतीय जमीन पर वो देश है, वो वहां पर भारत सरकार की रिट नहीं चलती, भारत की पुलिस वहां नहीं घुस सकती। तो बाइडेन अगर चाहते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर कर सकते थे। एक आखिरी सवाल मीडिया को लेकर ही है। सुधीर चौधरी पर कर्नाटक में केस दायर कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने कर्नाटक सरकार की एक योजना को मुसलमानों की योजना बताया और उस पर बाकायदे पूरा एक कार्यक्रम कर लिया, और ये कहा गया कर्नाटक सरकार की ओर से कि इस पे तो अल्पसंख्यकों के लिए था, तो आप फेक न्यूज चला रहे हैं और एक गलत नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो ये है कि मीडिया की भूमिका को आप कैसे देखते हैं, और क्या सच में पत्रकारों पर इस तरीके से केस दायर किया जाना चाहिए? देखिए, मैं तो नहीं समझता कि पत्रकारों पर इस तरह के केस दायर किया जाना चाहिए। मैं सुधीर चौधरी की जो पत्रकारिता है उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं तो पत्रकारिता के नाम पर उसे कलंक मानता हूँ। वो बिल्कुल खुले रूप से, जब वो जी टीवी में थे, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से उनके प्रवक्ता, और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता उसकी कम सेवा करता था जितनी सेवा इस तरह के एंकर करते थे, और आज भी तकरीबन वही है। और ये गुलामी जो है, मानसिक गुलामी और इतनी हद तक बढ़ गई है। स्मृति ईरानी ने सुधीर चौधरी को आमने सामने जो इंटरव्यू हो रहा था, उसमें सुधीर चौधरी का बाकायदा अपमान किया, ये कह के कि आप भी तो जेल गए थे, आप बताइए क्या है, जब वो उससे टमाटर की महंगाई के बारे में सवाल पूछ रहे थे। लेकिन इस अपमान के बावजूद भी वो अपना जो एजेंडा है, एजेंडे वाली पत्रकारिता है, एजेंडा वो लगातार चला रहे हैं। तो लेकिन इसके बावजूद मैं मानता हूं कि सरकारों को पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे नहीं लगाने चाहिए। बजाय इसके सरकार की तरफ से एक अधिकृत बयान जारी हो जिसमें पत्रकार ने जो बात कही है, अगर बात वो गलत है तो उस बात का सिलसिलेवार खंडन होना चाहिए। जब उसका खंडन होगा तो दूसरे पत्रकार भी उस बात को उठाएंगे, उस टीवी चैनल को भी उस खंडन को चलाना पड़ेगा। फिर दोबारा टीवी चैनल अगर समझता है कि उसके पास कुछ अतिरिक्त तथ्य हैं, तो फिर से वो उन तथ्यों को लेके आ सकता है कि भाई सरकार ने ये जो सफाई दी है, ये सफाई ठीक नहीं है। और अगर सरकार की सफाई ठीक है तो टीवी चैनल अपने आप में संशोधन करने के लिए मजबूर होगा। अगर फिर भी टीवी चैनल संशोधन करने के लिए मजबूर नहीं होता है तो उसके लिए अदालत खुली हुई है। एफआईआर दर्ज करने की प्रवृत्ति जो है, ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है परंपरा, इसलिए विपक्ष की सरकारों को इस परंपरा का पालन नहीं करना चाहिए। पत्रकारों के खिलाफ, सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ, एनजीओ के खिलाफ ये जो एफआईआर दर्ज करके उनका मुंह बंद करने की प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति घोर अलोकतांत्रिक है, बावजूद इसके कि हम इन पत्रकारों से सहमत हों या न हों। तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े हुए कुछ प्रमुख मुद्दों पर प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। अभय सर, आज की बातचीत के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम खत्म करने से पहले एक बार फिर से मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप नई परख चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम देश की राजनीति से जुड़े हुए मुद्दों पर बातचीत करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके सामने ज़्यादा सुविचारित और सुचिंतित टिप्पणियाँ प्रोफेसर अभय दुबे से लेकर आप तक पहुँचा पाएँ। आज की बातचीत के लिए अभय सर बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।